कि जहां पे सिविल मैटर है, दो लोगों के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि एक पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को निभा नहीं पा रही है, तो दूसरी पार्टी, कोर्टों का ये मानना है कि हमारी न्याय प्रक्रिया में लोगों को विश्वास नहीं है, इसलिए वो सिविल के साथ साथ, क्योंकि सिविल में रिकवरी हो रही है, वो प्रेशर डालने के लिए, अनड्यू प्रेशर डालने के लिए कि मामला सेटल हो जाए, उनका पैसा वापस आ जाए, बात को कहता है कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और एंड चीटिंग दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, एंटी थीसिस हैं एक दूसरे के, या तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा या चीटिंग होगा। और उसके बाद भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए विप्लव सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इंट्रस्टमेंट कर रहे हैं, विश्वास में किसी को दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी ये बात को मानता है कि लोगों की निरंतर न्याय प्रक्रिया प्रणाली के प्रति जो आस्था घटती जा रही है, उनको लगता है कि उन्हें सिविल रेमेडी में सालों साल, 20-30 साल लग जाएंगे, इसीलिए वो शॉर्टकट का रास्ता, एक छोटा रास्ता अपनाने की कोशिश करते हैं। चीटिंग में सब्सिक्वेंट कॉन्डक्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट। अगर उसकी इंटेंशन पहले दिन, आपने जब रुपया दिया, उसकी इंटेंशन पहले दिन अगर आपको चीट करने की थी, तब वो ऑफेंस बनता है। उसने अगर आपको 3 साल ब्याज दे दिया और अब वो नहीं दे रहा, मानिए कि अब उसकी नीयत खराब हो गई, तो वो चीटिंग का अपराध नहीं बनता। ये सुप्रीम कोर्ट ने निरंतर जजमेंट्स पे कहा है। जिसका आप एलिगेशन लगा रहे हैं कि मेरे प्रॉपर्टी को चीट कर लिया गया और मुझसे ले लिया गया है, उसकी ओनरशिप का कोई कागज ही नहीं लगा हुआ होता है। ऐसे फॉल्सहुड पे एफआईआर रजिस्टर हो रही है, ऐसे फॉल्सहुड पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ऐसे फॉल्सहुड पे चार्जशीट फाइल हो रही है और ऐसे फॉल्सहुड पे कॉग्निजेंस लेकर के समनिंग की जा रही है। एंड दे मस्ट रीड बिटवीन द लाइंस इन द इन्वेस्टिगेशन। जो चार्जशीट आ रही है उसमें भी संभवतः, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट को, तो आपको सामने प्रत्यक्ष होगा कि किस तरह से सिविल के मैटर को झूठी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके एक क्रिमिनल केस बनाने की कोशिश की गई है। नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल रिपोर्टर। हजारों की संख्या में आप लीगल रिपोर्टर को कॉल कर रहे हैं और अपने कानूनी समाधान ले रहे हैं। इस बीच हम एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने साहब ने दिया था, और संजीव खन्ना साहब ने कहा था कि ये उत्तर प्रदेश से ये जो लगातार बाढ़ सी है कि जहां सिविल मामला होता है, यानी कि दीवानी मामला होता है और उसे फौजदारी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यानी कि लेन देन का मैटर है, व्यापार है, लेकिन उसको अगर व्यापार में कहीं किसी ने नहीं दिया पैसा, तो साहब एफआईआर लिखा दो उसके खिलाफ, और पुलिस से मिल भगत से उसे एफआईआर लिखा देते हैं और पुलिस लगातार परेशान करती है, हैरेस करती है। इसको लेकर फॉर्मर सीजीआई संजीव खन्ना ने बहुत बढ़िया टिप्पणी की थी, और एक मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने 50,000 का फाइन, जस्टिस संजीव खन्ना ही की बेंच थी, 50,000 का फाइन आईओ पे लगाया। आपको याद होगा दिनेश गुप्ता, राजेश गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह का कंपनी का लेन देन का मामला था, लेकिन दिल्ली के मामले को पहले नोएडा ले गए, वहां पर एफआईआर कराई, और जब क्वेश्चन किया सुप्रीम कोर्ट ने तो 25 लाख रुपए जुर्माना किया उस पर जिसने गलत एफआईआर लिखाई है। इस पूरे कानून पर हम थोड़ा सा बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ विकास गुप्ता सर जुड़ चुके हैं, और विकास गुप्ता सर को आप पहले से जानते हैं, लगातार वो लीगल रिपोर्टर के साथ अलग अलग विषयों पे बात कर चुके हैं। 35 साल का एक बड़ा अनुभव उनको, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट, ट्रायल कोर्ट में लगातार वो काम कर रहे हैं। विकास सर, सिविल मामलों को क्रिमिनल बना देना, ये न्यूमरस जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता है कि इन मामलों को, जो सिविल मामले उनको क्रिमिनल नहीं बनाना चाहिए, फिर भी पुलिस से मिलके बना दे। तो हमारे दर्शकों को एक तो मोटा मोटा आप समझा दीजिए, कोई अपराध या कोई भी मसला कब सिविल है और कब क्रिमिनल है, ये थोड़ा सा एक डिफरेंस हमारे दर्शकों को बता दो। मतलब हम निरंतर कई सालों से ये देखते आ रहे हैं कि जहां पे सिविल मैटर है, दो लोगों के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि एक पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को निभा नहीं पा रही है, तो दूसरी पार्टी, कोर्टों का ये मानना है कि हमारी न्याय प्रक्रिया में लोगों को विश्वास नहीं है, इसलिए वो सिविल के साथ साथ, क्योंकि सिविल में रिकवरी हो रही है, वो प्रेशर डालने के लिए, अनड्यू प्रेशर डालने के लिए कि मामला सेटल हो जाए, उनका पैसा वापस आ जाए, वो किसी न किसी रूप में गलत तरीके से क्रिमिनल बना करके एफआईआर कराते हैं। और जब पुलिस, हमने निरंतर ये भी देखा है, मतलब खाली पुलिस की गलती नहीं है, जब पुलिस इसको सिविल मैटर डिक्लेयर करके एटीआर फाइल करके इसको पे कोई एक्शन नहीं लेती,
तो एक प्रावधान 156(3) का प्रावधान बसता है, जिसमें कंप्लेनेंट जाता है और मैजिस्ट्रेट से डायरेक्शंस लेकर के आता है कि पुलिस आकर के रजिस्टर करे। तो हम निरंतर ये देख रहे हैं कि सालों साल आप किसी के साथ व्यापार कर रहे हैं और फिर आप आकर के कह रहे हैं कि चीटिंग हो रही है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट निरंतर इस बात को कहता है कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और चीटिंग दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, एंटीथेसिस है एक दूसरे के। या तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा या चीटिंग होगा। और उसके बाद भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए विप्लव सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इंट्रस्टमेंट कर रहे हैं, विश्वास में किसी को दे रहे हैं। अगर आपने मुझसे पैसे लिए और मैंने आपको शेयर दिए हैं और आप उसमें मानहानि कर भी ले, अगर उसमें ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करे दी, तो वो इंट्रस्टमेंट नहीं है, तो वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है, वो नॉर्मल सेल परचेज ट्रांजैक्शन है, मनी ट्रांजैक्शन है। तो ये फाइन पॉइंट समझना बहुत महत्वपूर्ण है। और यही कोर्ट जिस वक्त कॉग्निजेंस ले रहे होते हैं, जब चार्जशीट फाइल होती है तो कॉग्निजेंस लेकर के समलिंग कर देते हैं, तो उस वक्त उनको देखना चाहिए कि ऐसा कौन सा मटेरियल आया है जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है या चीटिंग के। क्या विकास सर ये संभव हो सकता है कि 2-4 आप एग्जाम्पल जो आम हमारे समाज में एग्जाम्पल होते हैं जहां सिविल मैटर होता है लेकिन उसको क्रिमिनल बना दिया जाता है, क्या कुछ एग्जाम्पल आप लेके हमारे दर्शकों को समझा सकते हैं? हाँ विप्लव, साधारण मैं आपको ये कहूं कि अगर आपने प्रॉपर्टी की किसी के साथ एग्रीमेंट टू सेल करा और आपने एग्रीमेंट टू सेल के तहत उसे कुछ पैसे दिए और वो अब आकर के आपकी रजिस्ट्री नहीं कराने आ रहा, तो आपके पास सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की रेमेडी है। लेकिन आप उसी का रूप देना चाहते हैं कि जी इसने मुझे डिसीव करके इनिशियल स्टेज पे डिसीव किया और इंटेंशन इसकी शुरुआती दौर से ही इसकी इंटेंशन खराब थी, और आप आकर के उसे एफआईआर रजिस्टर कर रहे हैं। उसका रीजन है विप्लव कि सुप्रीम कोर्ट भी ये बात को मानता है कि लोगों की निरंतर न्याय प्रक्रिया प्रणाली के प्रति जो आस्था घटती जा रही है, उनको लगता है कि उन्हें सिविल रेमेडी में सालों साल 20-30 साल लग जाएंगे। इसीलिए वो शॉर्टकट का रास्ता, एक छोटा रास्ता अपनाने की कोशिश करते हैं और गलत मीन से एफआईआर को रजिस्टर कराने की कोशिश करते हैं और इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करते हैं। कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन, जहां तक मैंने देखा है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है या कोई ऐसा मैटर है जहां आप गंभीर प्रवृत्ति का अपराध है, जैसे हत्या है, बलात्कार है या इस तरह के सैकड़ों अपराध हैं, वहां तो ठीक है, आपने गए और आपने एफआईआर लिखा दी। लेकिन जहां मनी ट्रांजिशन है, जहां मैंने किसी को उधार पैसा दिया, अब साहब उसको उधार मुझे वापस करना था, उस दिन तो बड़ा भैया और भाभी और बड़ा राम राम, लेकिन बाद में उसने देने से मना कर दिया। अब जब मना कर दिया तो या तो हम सिविल रेमेडी में जाएंगे या फिर हम क्या करते हैं कि प्रेशर बनाने के लिए पुलिस में एफआईआर दर्ज करा देते हैं। आपका सबमिशन ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट भी कहना चाहता है कि हर मामले में जो सिविल का मामला है वहां पे एफआईआर नहीं दर्ज है। लेकिन अब सवाल आपके लिए विकास सर इम्पोर्टेंट है, वो दर्शक जी जानना चाहते हैं कि साहब हमने तो पैसा दे दिया था, पूरी ईमानदारी से दिया था और लिखा पढ़ी में दे दिया, अब साहब वो मुकर गए और कह रहे हैं जो जाओ जो कर सकते हो वो कर लो। सर मतलब ये इम्पोर्टेंट बात यही है कि ये एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। आप समझिए कि आपने किसी को रुपया दिया, आपको निरंतर उस रुपए पे ब्याज आता रहा और अब किसी भी परिस्थिति के अंतर्गत कि उसका बिजनेस खराब हो गया है या अब वो देखिए, अब आप समझिए कि चीटिंग में सब्सिक्वेंट कॉन्डक्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट। अगर उसकी इंटेंशन पहले दिन आपने जब रुपया दिया, उसकी इंटेंशन पहले दिन अगर आपको चीट करने की थी, तब वो ऑफेंस बनता है। उसने अगर आपको 3 साल ब्याज दे दिया और अब वो नहीं दे रहा, मानिए कि अब उसकी नीयत खराब हो गई, तो वो चीटिंग का अपराध नहीं बनता। ये सुप्रीम कोर्ट ने निरंतर जजमेंट्स पे कहा है कि इनिशियल इंटेंशन में आपके खोट होना चाहिए, सब्सिक्वेंट कॉन्डक्ट में अगर आपकी नीयत खराब हो जाए तो आपके पास सिविल रेमेडी ही बचती है। अब तो हो क्या रहा है विप्लव, समझने की आवश्यकता यह है कि और मुल्कों में अगर ऐसी परिस्थिति होती है तो सिविल रेमेडी जल्दी रिजल्ट लेके आती है। और दूसरी बात एक और आपको समझने की बात है कि अगर किसी ने किसी को 1 करोड़ रुपए का लोन दिया है तो वो सिविल रेमेडी से ही रिकवरी हो सकती है। क्रिमिनल में अगर आपने चीटिंग की एफआईआर अगर आप कराते भी हैं किसी भी माध्यम से, तो वो एक प्यूनिटिव एक्शन है, वो उसे जेल भेज सकता है लेकिन आपके 1 करोड़ वापस नहीं करा सकता। तो ये समझने की बात है, जो निरंतर स्तर न्याय जो एक बहुत लंबा सफर
सिविल लॉ में तय करना पड़ता है। उस वजह से लोग टेम्प्ट हो जाते हैं कि वो किसी ना किसी अवैध रूप से, प्रलोभन से या किसी और माध्यम से एफआईआर कराने में सक्षम हो पाते हैं और सामने वाली पार्टी पे एक दबाव बनाने की कोशिश करते हैं कि उस दबाव में आप उनका पैसा वापस कर दें और सेटलमेंट कर दें। और एक महत्वपूर्ण बात ये और विप्लव में इसमें ऐड करना चाहता था कि सुप्रीम कोर्ट निरंतर कह रहा है कि अगर ऐसी एफआईआर होती है और बेल के लिए अक्यूज सामने आता है तो आप रिकवरी कोर्ट मत बनिए कि आप पैसा जमा कराइए और एफआईआर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने रमेश चंद्र वाली जजमेंट पे और निरंतर जजमेंट्स में कहा है कि अगर बेल बनती है तो आप लीजिए, आप रिकवरी कोर्ट ना बनिए। लेकिन विप्लव, मैं बड़े दुख से इस बात को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कोर्ट्स निरंतर ऐसे मामलों में रिकवरी की प्रोसीडिंग्स चालू कर देते हैं और बेल में ऐसी कंडीशंस डालने लग जाते हैं कि आप कंप्लेनेंट को पैसा दीजिए तभी हम आपको बेल देंगे। ये भी एक बहुत डिस्टर्बिंग ट्रेंड है। जो महत्वपूर्ण बात है वो चीफ जस्टिस और फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब ने अपनी बेंच से जो बातें कही, निश्चित रूप से उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, खासकर उत्तर प्रदेश का उन्होंने जिक्र किया जहां केवल बिना बात के एफआईआर है, सिविल का नेचर है, पुलिस से मिल गए, आपको तुरंत एफआईआर कर दी और तुरंत 2 महीने 3 महीने में चार्जशीट कर दी और आदमी अब लगा रहा है अदालतों के चक्कर और कोर्ट बकायदा कॉग्निजेंस भी ले रहा है। वो नीचे की कोर्ट ये भी नहीं देख रहा है कि ये सिविल का मैटर था, आपको जबरदस्ती आपने क्रिमिनल बना दिया। लेकिन अब क्या संजीव खन्ना साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इस हकीकत से नहीं परिचित हैं कि नीचे की अदालतों में, सिविल कोर्ट्स में एक लंबा समय लगता है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का आप सूट डालने गए और उसमें आप जानते हैं सिविल की एक रेमेडी, एक लंबी रेमेडी है। तो जो आम आदमी की अपेक्षाएं या आकांक्षाएं हैं वो कहाँ सही और गलत? विकास सर, क्या आपका अनुभव क्या कहता है? मतलब देखिए, इक्विटी की अगर आप बात करेंगे कि एक आदमी का रुपया फंसा हुआ है तो उसके रुपए की रिकवरी के लिए इलीगल मीन्स तो नहीं आप अडॉप्ट कर सकते ना। अगर फिर इस बात का सवाल भी ये आता है कि जब बैंक में आपको रुपया रखना चाहिए जहां पे आपको 8% की 7.5% की सेविंग का रिटर्न मिलता है, तो आप प्राइवेट मार्केट में जाकर के बिना किसी कोलैटरल के 18, 20, 22, 24% का अगर आप प्रलोभन ले रहे हैं तो आप भी तो वो रिस्क ले रहे हैं। या तो आप उस लालच की वजह से जा रहे हैं या आप उस रिस्क को लेने के लिए कर रहे हैं। देखिए, संभवतः 2 चीजें सिनारियो विप्लव आता है। एक नौकरी पेशा वाला प्रोफेशनल आदमी अपने रुपए की हिफाजत करने के लिए बैंक में 7.5% की एफडी में डालता है, 12% म्यूचुअल फंड में डालता है। लेकिन जहां आपको प्रलोभन 18, 24, 36% के ब्याज का आप लालच में आते हैं, और ये लालच विप्लव ऐसा नहीं है कि कोई अनपढ़ बिल्कुल ही बेसमझ के लोग आते हैं, अच्छी तरह से भली बाकी समझ रहे होते हैं, इस रिस्क को कैलकुलेट कर रहे होते हैं और उसका लाभ भी ले रहे होते हैं। जब वो लाभ या सामने वाली पार्टी उनको नहीं पे कर पा रही होती फॉर वेरियस रीजंस, आपको पता है पिछले 10-15 साल में बिल्डर कम्युनिटी पे बहुत ज्यादा रुपया ब्याज पे आया, लेकिन वो ब्याज पठानी ब्याज भी था, वो 18%, 24%, 36% पे था एंड इट वाज बाउंड टू डिफॉल्ट। आप ये जितने ज्यादातर केसेस देखेंगे विप्लव, जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, चीटिंग के यूपी से और कई स्टेट से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, हिमाचल से जो उठ करके आए हैं, वो अधिकांश रूप में उनमें बहुत ज्यादा बिल्डर्स भी रहे हैं। तो हमें भी समझने की बात यह है कि हम किसको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। क्या एक नीचे के तबके के इंसान को प्रोटेक्शन मिल रही है? नहीं, उसको नहीं मिल रही। मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास को मिल रही है, जो संभवतः अपने पैसे की रिकवरी करने के लिए स्टेट के इंस्ट्रूमेंट को बेवजह इलीगल रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको ये समझने की आवश्यकता है कि द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट इज यूटिलाइज्ड बाय दीज पीपल। वो अपर मिडिल क्लास के लोग हैं जो संभवतः इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित भी कर रहे हैं और इंस्ट्रूमेंट, स्टेट के इंस्ट्रूमेंट का दुरुपयोग भी कर रहे हैं। वेरी फाइन विकास सर, अब हम लास्ट की तरफ अगर बढ़ते हैं तो मेरा प्रमुख आपसे, चूंकि आप सुप्रीम कोर्ट में लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस तरह के मामलों में जहां झूठी एफआईआर हो जाती है, आपके पास आता है और आप देखते हैं कि प्राइमा फेसाई ये केस तो कंप्लीट सिविल का है, लेन देन का मामला था, व्यापार का मामला था, पता नहीं क्यों क्रिमिनल बना दिया गया। आप उस समय क्या करते हैं, क्या सुझाव देते हैं? और हमारे आम दर्शक अगर बाई द वे आपको देख रहा है और उसके खिलाफ भी इसी तरह की झूठी एफआईआर हो गई है, तो आप उसको क्या सलाह देंगे? क्या प्रक्रिया अपनाए और कैसे एफआईआर को खत्म कर सकता है? मतलब एफआईआर को खत्म करने का तो क्वेश्चन का साधन है, जो हमने निरंतर कई बार बताया है
बड़े दुखद की बात है कि फॉल्सहुड पे एफआईआर रजिस्टर होती है, और मान लिया कि आप किसी पे कह रहे हैं कि जी फलाने ने आपको डिसीव करके आपकी प्रॉपर्टी ले ली, और ये कॉन्ट्रैक्ट था हमारा, जो हमारे को जिस तरह से प्रॉपर्टी हमारे पास आई थी, और आप आश्चर्य करेंगे विप्लव, वो चार्जशीट फाइल होती है और उसमें उस डॉक्यूमेंट है ही नहीं जो जिसका आप एलिगेशन लगा रहे हैं कि मेरे प्रॉपर्टी को चीट कर लिया गया और मुझसे ले लिया गया है, उसकी ओनरशिप का कोई कागज ही नहीं लगा हुआ होता है। ऐसे फॉल्सहुड पे एफआईआर रजिस्टर हो रही है, ऐसे फॉल्सहुड पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ऐसे फॉल्सहुड पे चार्जशीट फाइल हो रही है, और ऐसे फॉल्सहुड पे कॉग्निजेंस लेकर के समनिंग की जा रही है। विप्लव, आप आकर के देखिए किस तरह से स्टेट के इंस्ट्रूमेंट का दुरुपयोग किया जा रहा है, किस तरह से अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ किया जा रहा है, किस तरह से झूठी एफआईआर और झूठी चार्जशीट फाइल और झूठी इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट फाइल करी जा रही है। और उस बात का संज्ञान मुझे लगता है कि हायर कोर्ट्स को इमीडिएटली लेना चाहिए, और ये नहीं हो कि आपने 2 साल 4 साल 5 साल अगर हाईकोर्ट में क्वेश्चन में लगा दिया कि नीचे आपके चार्ज फ्रेम हो गए और ट्रायल स्टार्ट हो गई, तो आपकी पिटीशन ही इनफ्रक्चर्स हो गई। मुझे लगता है कि हायर कोर्ट्स को इन चीजों पे, ऐसी पिटीशन पे तुरंत संज्ञान लेकर के और बहुत छोटी डेट देकर के अपना निर्णय लेना चाहिए। इधर वे वो किस भी साइड भी ले, कि वो इसको क्वाश करें या ना करें। आपका अनुभव क्या कहता है कि अगर 482 की पावर एक्सरसाइज किया जाए, यानी कि किसी एफआईआर को चैलेंज करके उसे क्वैश कराने की, या जो नया बीएनएसएस आया है 528 धारा हो गई है, आपका अनुभव इसको लेके क्या कहता है? विप्लव, आपको मतलब मुझे तो लगता है कि वकील को अपने क्लाइंट के साथ फ्रंट फुट पे रहना चाहिए। अगर कोर्ट नहीं माने और उसको जरूर ये बात को अपनी कहना चाहिए कि आप इसको जल्दी सुन करके इधर साइड आप उसका निर्णय लें। अगर आपका नहीं बैठ पाता हाई कोर्ट में तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। मुझे लगता है इन सारी जजमेंट्स के तहत, और जिस तरह से एक ट्रेंड बन गया है सिविल प्रोसीडिंग्स को क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स करने का, जो संभवतः एफआईआर यू कैन रीड बिटवीन द लाइन। सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स में पिछले साल ये कहा है कि हाई कोर्ट खाली नहीं टेक द एलिगेशंस एज दे आर, दे मस्ट रीड बिटवीन द लाइंस एंड दे मस्ट रीड बिटवीन द लाइंस इन द इन्वेस्टिगेशन। जो चार्जशीट आ रही है उसमें भी संभवतः अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट को, तो आपको सामने प्रत्यक्ष होगा कि किस तरह से सिविल के मैटर को झूठी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके एक क्रिमिनल केस बनाने की कोशिश की गई। एक लास्ट, बस बिल्कुल लास्ट में आपसे क्वेश्चन लूंगा, किस स्टेज पे हाई कोर्ट को अप्रोच करना चाहिए? एफआईआर की स्टेज पे, या चार्जशीट की स्टेज पे, या अगर बाय द वे एविडेंस चालू हो गया है, गवाही चालू हो गई है, तो उस समय भी आप जा सकते हैं? आप क्या अपनी सलाह देते हैं? विप्लव, क्या है, कुछ जजमेंट्स आई है कि एफआईआर की क्वेश्चन पे वो कहते हैं कि वी मस्ट नॉट इंटरफेयर एट द स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एक इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन कई एफआईआर ऐसी आती है जो अपने आप में कह रही होती हैं, जो अपने आप में चिल्ला चिल्ला के कह रही होती हैं कि कोई ऑफेंस नहीं बनता, तो ऐसे वाले में आपको एफआईआर में आना चाहिए क्वेश्चन के लिए। उसके बाद समझता अगर चार्जशीट फाइल हो गई है और चार्जशीट में जो एफआईआर के एलिगेशंस एफआईआर की स्टेज तक ही हैं, जब चार्जशीट आ गई तो एफआईआर खत्म हो गई, क्योंकि एफआईआर तो एक फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब आपको एफआईआर के एलिगेशंस ही देखने हैं। आपको ये देखना है कि उन एलिगेशंस पे कौन सा ऐसा मटेरियल कलेक्ट किया गया है जो आपके खिलाफ जा रहा है। और संभवतः कई बारी इन मैटर्स में विप्लव, अगर आप देखेंगे तो जो एफआईआर के एलिगेशन है वही चार्जशीट पे उतार दिए जाते हैं और कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, उन्हीं कंप्लेनेंट के सिर्फ 161 के बयान आ जाते हैं। तो वो तो कोई मटेरियल बना नहीं, कोई और सब्सटेंटिव मटेरियल आना चाहिए। अगर आपकी प्रॉपर्टी जो आप अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स दिखाइए वो आने चाहिए। तो ऐसी ये सारी चीजें अगर वो नहीं आ रही और कोर्ट ने बहुत छोटे से 4 लाइन में 6 लाइन में कॉग्निजेंस लेके आपको समनिंग कर दी है, तो मुझे लगता है कि आपको क्वॉशिंग ऑफ द चार्जशीट में जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि स्टेज ऑफ चार्ज और क्वॉशिंग ऑफ द चार्ज हैज अ वाइडर स्कोप होता है। जितने नैरो व्यू पे फ्रेमिंग ऑफ चार्ज पे देखा जाता है, अगर क्वॉशिंग ऑफ चार्जशीट पे अगर आप हाई कोर्ट में क्वॉशिंग में आते हैं तो एक वाइडर स्कोप होता है। आप उसमें कुछ अपने अनइम्पीचेबल एंड स्टर्लिंग पीस ऑफ एविडेंस भी कोर्ट को दिखा सकते हैं, जो साफ तौर पे दिखा रहा होता है कि कंप्लेनेंट ने प्रोसेस ऑफ लॉ का दुरुपयोग किया है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का दुरुपयोग किया है, कोर्ट का दुरुपयोग किया है समनिंग कराने के लिए। मुझे लगता है कि उन डॉक्यूमेंट्स को भी उस वक्त ला करके अनइम्पीचेबल एंड स्टर्लिंग पीस ऑफ एविडेंस को लेकर के क्वॉशिंग ऑफ द चार्जशीट पे आना चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल विकास सर जो बात कह रहे हैं वो शायद आपको समझ गए होंगे आप। एफआईआर की स्टेज पे और चार्जशीट की स्टेज पे, यानी कि इन्वेस्टिगेशन, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन चार्जशीट फाइल हो गई है। बहुत से ये होता है कि साहब 482 में हम कब जाएं, प्रथम दृष्टया वो सिविल का मामला है, क्रिमिनल का मामला है, मेरे खिलाफ बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये भी तो आप देखिए। तो आपको ये, अगर आप एफआईआर और चार्जशीट से आपके विद्वान वकील साहब जैसे विकास गुप्ता सर हैं, जो आप सबसे पहले एफआईआर और चार्जशीट ही मंगाते हैं, लाइए, फिर एक एक लाइन एक एक शब्द पढ़ा जाता है कि मेरे खिलाफ जो आरोप लगाए गए उस पर प्रथम दृष्टया मैं कहीं बैठ रहा हूं, और अगर नहीं बैठ रहा हूं तो ये क्यों मुकदमा चल रहा है, तो हाईकोर्ट से वो खारिज हो सकता है। इसलिए अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। विकास सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शकों को आपने बहुत अच्छी बात बताई। जो भी दर्शक हैं जिनके खिलाफ भी इस तरह सिविल के मामले को रंगत देके क्रिमिनल बनाया गया है, उनके लिए निश्चित रूप से आपकी बात बहुत लाभदायक होगी। थैंक यू सर, नमस्कार। नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।